हेलो दोस्तों, अभी मैं आरआरबी जेई पे बात करता हूँ आगे की सीरीज में। आज हम केवल बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है कि एज ए इंजीनियर बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। खास करके एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को पॉलिटी में खास करके आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आर्टिकल्स को कैसे पढ़ा जाए, कितने आर्टिकल्स को पढ़ा जाए। हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 395 जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल थे। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। तो इतने सारे आर्टिकल, यानी नंबर ऑफ 470 आर्टिकल्स, इतने सारे आर्टिकल को पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। अब ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ा टास्क ये होता है एज ए इंजीनियर कि हम कितने सारे आर्टिकल्स को याद करें, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल टास्क अलग से हैं हमारे पास। तो हम टेक्निकल टास्क पे ही फोकस करेंगे। डेट्स वाई मैं इसलिए इस प्रॉब्लम को लेके आया हूँ कि हमें कौन कौन से आर्टिकल देखने चाहिए रिगार्डिंग ओनली आरआरबी जेई एग्जामिनेशन। अभी आरआरबी जेई जो आपका CBT 1 होने वाला है एक वीक में, तो उसके रिगार्डिंग ही मैं बात करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, ना ही आपको पॉलिटी का डेप्थ पढ़ाऊँगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत हम पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको बस उतना देखना चाहिए जिससे आपका काम निकल जाए। और आपको केवल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसका मैं डिस्कशन कर दूंगा, जहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। और वहीं से क्वेश्चन जो है, इस बार भी आरआरबी का अभी थोड़े देर टाइम पहले, एक हफ्ता पहले ALP का एग्जामिनेशन हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो वहाँ पे भी जो आर्टिकल्स के बारे में वहाँ पे आया था उसका भी मैंने रिव्यू किया, और मोर देन 20 ईयर क्वेश्चंस का भी मैंने रिव्यू किया है। सारे रिव्यू करने के बाद जो मैंने एनालिसिस किया है, सारे एनालिसिस से हमें जो मिला है कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन आर्टिकल्स को लेकर मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले। और सारे आर्टिकल्स के बारे में एक 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे। आप चाहें आप वीडियो को तो 1.2 या 1.5 पे लगा के भी आप देख सकते होंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि बेहतर होगा कि आप सारे आर्टिकल्स को अच्छे से समझ लें। मैं खुद ही कम से कम बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू यहीं से करूंगा, बात करूंगा मैं सबसे पहले फंडामेंटल राइट से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा है अक्सर आरआरबी जेई या SSC जेई जैसे एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में ही बात करेंगे कि बेसिकली फंडामेंटल राइट क्या है सॉरी, कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जो फंडामेंटल राइट होता है, इसमें आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का 12 से 35, 12 से 35 का जो आर्टिकल है, ये आपके फंडामेंटल राइट में आता है। ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं, फिर हम अंदर डेप्थ में चलेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करेगा तो आपका आंसर है 6 हैं। लेकिन यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पहले, यानी अगर ओल्डेस्ट की बात करें हम, पहले क्या थे, पास्ट में क्या थे फंडामेंटल राइट, तो पास्ट में जो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट थे वो आपके पास 7 थे। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में जो आपके पास फंडामेंटल राइट है वो आपके पास मात्र 6 बचे हैं। तो फिर हम इन 6 के बारे में भी आपसे मैं डिस्कशन करूंगा कि ये 6 फंडामेंटल राइट हैं क्या क्या। तो इसमें से जो सबसे पहला है हमारा, वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। थर्ड हमारा जो है वो हमारा, जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट क्राइम। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो हमारा है राइट टू फ्रीडम। इसके नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा है राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल। एंड लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अभी सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने सारे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और मैं आपको फंडामेंटल राइट लिखना चाहूँगा जो एलिमिनेट हो गया, जो 7वां है, जो आपको नहीं पढ़ना है। अगर कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, डेट वाज आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने इसको रेड से कर दिया है, ध्यान रखना।
कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव हुआ है। तो बहुत बार बच्चों एक क्वेश्चन बना है कि जो रिमूव हुआ है, रिमूव कैसे हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ है। तो ध्यान रखना, इट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत बार पूछा है, बहुत ध्यान से फोकस रहना इस बात पे। 42nd आर्टिकल, कभी कभी ईयर पूछ ले तो ध्यान रखना 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। 1976 में ये हमारा 42nd 42वां संशोधन से 1976 में राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। ठीक है, और अगर बात कर दे यहीं पे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया कि प्रेजेंट टाइम में फिर कहाँ पे है, अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी को ही एकदम से हटा दोगे आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो जगह दिया गया होगा। तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ ले तो ध्यान रखना 300 के ए में रखा गया है। अब आप देख रहे होगे 300 के साथ मैंने ए लगाया है, तो ए इसलिए लगाया कि 300 तो पहले से रहा होगा कोई आर्टिकल, तो 300 तो बाद में तो आया नहीं होगा अमेंडमेंट से, तो इसलिए 300 में ए जो है इसका क्लॉज है, तो 300 का ए क्लॉज में इसको जोड़ा गया है वहाँ पे। और ये अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इस नाम को याद रखना, कभी कभी पूछता है कि फिर अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। समटाइम यू कैन से लीगल राइट। अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम नहीं है कि हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, ह्यूमन राइट ये सब के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत डेप्थ हो जाएगा और उतना आपको जानने का भी जरूरत नहीं है। फिलहाल फोकस करते हैं एग्जाम के रिस्पेक्ट में कि क्या क्या हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी मैंने आपसे बात किया कि नंबर ऑफ फंडामेंटल जो राइट है आपके पास टोटल जो है 6 हैं। अब इसमें मैं 12 से 35 का मैंने आपसे जिक्र किया था, जो 12 से 35 है आपका, ये आपका फंडामेंटल राइट है, यही आपके सारे FR हैं। तो 1 बाय 1 मैं बात करूंगा और मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको बस याद रखना चाहिए। ध्यान रखना, मैं ये नॉलेज केवल रफ दे रहा हूँ आपको, रफ मतलब क्योंकि 1 वीक आफ्टर आपका एग्जामिनेशन है, तो इसलिए आप लक्ष्मीकांत जैसे नॉलेज को फॉलो नहीं करो, आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है। और एज ए इंजीनियर आपको उतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल UPSC, PCS और SSC CGL जैसा कोई लेवल नहीं है, इसलिए हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है, और ना ही ऐसे वीडियोज़ को, ऐसी चीज़ों पे जाके आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, बस काम की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 12 है, पहला आर्टिकल फंडामेंटल राइट का, वो हमारा बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ध्यान रखना, ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। और आप सोच रहे होगे कि ये स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट का मीनिंग होता है कंट्री से, देश से, क्योंकि स्टेट जो है एक्चुअल में आप पढ़े होगे कि 28 स्टेट अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में है, लेकिन एक्चुअल में बोला जाए तो स्टेट वो स्टेट नहीं है। इसको हम लोग, आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश स्टेट नहीं है, प्रांत है। मध्य प्रदेश क्या है, प्रांत है। लेकिन हम लोग स्टेट बोल देते हैं लैंग्वेज में, बट ये स्टेट नहीं है। आपको पता होगा USA आपने सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे एक प्रेसिडेंट बनता है, लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं। जैसे कनाडा क्या है, आपको पता है कनाडा क्या है, कनाडा ही तो अमेरिका का तो पार्ट है, उत्तरी अमेरिका का जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है कनाडा। और उसी नॉर्थ अमेरिका का पूरा मिला के जो USA, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, जैसे अभी जो बाइडन है, आगे आने वाले ट्रंप हैं। इसका मतलब है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, तो उसका हम बारे में डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको उतना भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिएगा कि जो बात हो रही है स्टेट की, तो स्टेट एक कंट्री की बात हो रही है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, किसी राज्य का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। देखो, कोई देश कब बन सकता है, देश के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, देश के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए। सॉरी दो गाइस, 1 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन ड्यू टू टेक्निकल इशू। ओके, लेट्स गो। तो आपको पता है कि स्टेट का डेफिनेशन में सबसे ज़रूरत होता है सोवरनिटी का। सोवरनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, बिना सोवरनिटी का कोई कंट्री हो ही नहीं सकता। सोवरनिटी को हिंदी में बोलते हैं स्वयं प्रभुता। स्वयं प्रभुता का मतलब ये होता है कि खुद का सेल्फ डिसीजन लेने का पावर। तो अगर किसी के पास सेल्फ डिसीजन लेने का पावर नहीं है तो फिर वो कंट्री कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हैं जो किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं उसको स्टेट होने के लिए। तो ये हमारे आर्टिकल 12 में है। अब मैं चलता हूँ आर्टिकल 13 की तरफ। जो आपका आर्टिकल 13 है,
ये आपका आर्टिकल 13 बेसिकली ये आपका बात करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत ही ज़्यादा कटघरे में रहा है ये चीज़, लेकिन आपको स्टोरी जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ना उतना आपको पर्याप्त जानना। याद रखना, अगर जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछता है तो आर्टिकल 13 से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 के में आपके 4 क्लॉज मिलेंगे, जैसे कि 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). तो बाकी की जो 3 क्लॉज हैं आप वहाँ पे देखने को पाओगे। वहाँ पे आपको बताएगा डेफिनेशन ऑफ लॉ, बताएगा डेफिनेशन ऑफ लॉज, कि लॉज के डेफिनेशन बताएंगे क्या क्या लॉ होंगे, किस किस को मैं कानून बोलूँगा। ऐसे थोड़ी किसी भी चीज़ को आप कानून बोल दोगे, जैसे बाई लॉ हो गया या फिर कोई आपका अमेंडमेंट हो गया। ये सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में जाके। तो ये 13 में हमारा डिफाइन करता है। तो जुडिशियल रिव्यू एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ इज बिलोंग फ्रॉम द आर्टिकल 13। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 का, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसका आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 में आता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेलिटी बिफोर लॉ। दिस इज कॉल्ड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब सीधा ये समझ लो, आप बस रट लेना इस चीज़ को, लेकिन बस आपको थोड़ा सा मैं मतलब बता दूंगा 1 मिनट के लिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आपको पता है कि अगर आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 13 से 18 आपका क्या है, तो 13 से 18 आपका है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो रिजर्वेशन तो मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन फिर भी दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ करिए। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपसे 2 मीटर नीचे खड़ा है और आप उससे 4 मीटर ऊपर खड़े हो, तो आपके बीच में डिफरेंस है 4 मीटर का। तो अगर आपको बोला जाए कि अब जंप करो, तो फिर तो नीचे वाले को तो जंप करना ही नहीं पड़ेगा ना, तो वो तो आपसे पहले जीत गया। इसका मतलब यह है कि अगर जंप करना है तो लोग आप सबको एक हाइट में आना पड़ेगा। एक हाइट में आने के बाद आप जंप करोगे तो वो आपका फेयर माना जाएगा, अदरवाइज वो अनफेयर हो गया। बाकी रिजर्वेशन इज़ वेरी डिबेटफुल टॉपिक, ओके। तो इसके बारे में हम डिबेट ज़्यादा नहीं कर सकते, बस इतना आप समझिएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ लॉ देने से पहले हम उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आते हैं। चलते हैं आर्टिकल नेक्स्ट पे, आर्टिकल 15 की तरफ। जो आर्टिकल 15 है आपका, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इस आर्टिकल में भी जो है बातें होती है, इक्वालिटी के बारे में बात होती है, लेकिन ये राइट टू डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन को मैं हिंदी में भी बता दूं, कुछ लोग को प्रॉब्लम होता होगा इंग्लिश से, तो मैं बोल देता हूँ भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते किसके बिहाफ पे, रेस के बिहाफ पे। रेस का मतलब होता है जैसे कि काला गोरा वाला जो भेदभाव होता था, काला गोरा, तो सब रेस में आते हैं। रेस हो गया, या फिर कोई रिलीजन हो गया, कोई धर्म हो गया, या फिर कास्ट हो गया, जाति हो गया, ठीक है, या फिर जेंडर हो गया कि वो मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर, उसके बिहाफ पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा आता है राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, हम इनके आधार पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये आता है आर्टिकल 15 में। अगर आर्टिकल 16 की बात करें तो ये आता है आपका राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी के लिए आता है। मतलब राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि जितनी सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होंगी या स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सारे गवर्नमेंट जॉब में सबको जो है बराबर का मौका मिलना चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन विद द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब उसमें आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फिर तो रिजर्वेशन तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हाँ, रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फिर मैं पहले बोल दिया कि रिजर्वेशन इज ए डिबेटफुल टॉपिक, तो वी कांट डिबेट हियर, ओके। तो बस अभी केवल आप मतलब का बात याद रखिए कि 15 क्या है, 16 क्या है। 17 की तरफ चलते हैं। हमारा जो आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल है 17 के बारे में बात करें तो 17 हमारा जो है ये है राइट टू अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 17 है ये है राइट टू अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। अच्छा, मैं इसको भी हिंदी में बता दूं, इसका मतलब होता है छुआछूत। आपको पता है पहले क्या होता था, पहले होता था कि दरिद्र है वो नीच जात का है नीचे बैठेगा, ऊंच जात का ऊपर बैठेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 17 में है, ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी। राइट 18 हमारा राइट टू एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। मतलब ये कि जैसे कि मान लो पहले होते थे कि बड़े बाबू साहब हैं, राजा जी हैं, भैया जी हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। टाइटल की बात कर रहा है, यानी किसी को बाबू साहब या बड़े साहब कह के आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, तो सब नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ों को फंडामेंटल राइट में ही हटा दिया गया है। और ध्यान रखना, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 18, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर पूछे टाइटल्स के लिए तो याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है 19 में जो जिक्र होता है बेसिकली वो होता है हमारा राइट टू फ्रीडम होता है, राइट टू फ्रीडम होता है। और इसमें भी बहुत सारे आपको क्लॉज मिलेंगे। 19 में आपको 1 का ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, एफ मिलेगा, जी मिलेगा, एच मिलेगा, आई मिलेगा, जिसमें से 19 का जो एफ है आपका ये हट चुका है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें आपको सारी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं, आपके इतना डेप्थ नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना। आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब ये है कि राइट टू स्पीच, मतलब आप आज़ादी से कुछ बोल सके या एक्सप्रेस कर सके, राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम या स्पीच। और क्या हो सकता है? आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, विद इन कंट्री आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी राज्य में होके आप जा सकते हैं, कि आपका हक है भारत के हर राज्य में जाना। आप कहीं पे लैंड भी रिफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे आप ज़मीन ले सकें, आप कुछ भी कर सकें। ये सारा आपका जो एक फ्रीडम वाला जो भावना है ये आप कर सकते हैं। आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, आप भीड़ को गाइड कर सकते हैं, बस मिस गाइड छोड़ के। तो ये सारी चीज़ें आपका दिया हुआ है। और बाकी जो आर्टिकल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, तो वो सब आपसे नहीं पूछेगा। डेट इज़ द टॉपिक ऑफ यूपीएससी। ओके, तो डोंट गो थ्रू डैट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 20। जो आर्टिकल हमारा 20 है बेसिकली ये हमारा आता है हमारा राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिटेंशन से बचाता है। 21 जो हमारा है ये हमारा है आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, मतलब जीवन जीने का अधिकार जिसको बोलते हैं, ये आपका देता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, इसके बाद जो है आर्टिकल 22 की तरफ चलते हैं, जो लास्ट है आपका फ्रीडम का। तो आर्टिकल 22 भी जो है आपका ये भी आपका राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा याद रखना आप जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के ऊपर मैं स्टार बना रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 21 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है, मतलब जीवन जीने का अधिकार से रिलेटेड है। ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है हमारा ये हमारा है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिटेंशन एंड फोर्सफुली लेबर, मतलब कोई ज़बरदस्ती किसी से काम करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, तो ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। आप सुने होंगे ना, किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। तो आर्टिकल 23 में हमें राइट मिलता है कि नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 बेसिकली बनाया गया है चाइल्ड के लिए, जो ये चाइल्ड लेबर के लिए बनाया गया है। मतलब बोलते हैं ना कि क्या एज होता है? 14 साल। आप 14 ईयर से बिलो एज के लड़कों से आप काम नहीं करवा सकते हो, ये चाइल्ड लेबर में आता है, जो आर्टिकल 24 में दिया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल का मैं बात करता हूँ आर्टिकल 25। मैं आपको उतना ही डिस्कशन कर रहा हूँ जितना बस आपको ध्यान रखने योग्य है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी बतानी चाहिए मुझे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि उतना ही है उसका मीनिंग, लेकिन आपको उतना जानने की भी ज़रूरत है ना, आपके पास समय है। आर्टिकल 25 जो आता है हमारा, ये 25 से 28 याद रखिएगा। आर्टिकल 25 से 28 अलग अलग जानने की ज़रूरत नहीं है। 25 से 28 जो टोटल है ये आपका पूरा मिला जुला के सीधा सीधा ये बताता हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है ना, धर्म के जो है आज़ादी के बारे में बताता है कि आप किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हो। ये जो 25, 26, 27, 28 में सब में यही धीरे धीरे बताया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म के नाम पे चंदा इकट्ठा कर सकते हो, आप चैरिटी बना सकते हो, आप अपने धर्म का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हो। ये सारा चीज़ 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अलग से जानने की जरूरत नहीं है, उतना आपके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा। बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 भी एक साथ लेके चलते हैं। तो ये हमारा आता है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। ठीक है, तो कल्चरल और एजुकेशनल ये दोनों हमारा आता है 29 और 30 में। और बात करा जाए 31 का, तो 31 था आपका, यही था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब इसको याद रखिएगा, ये रिमूव हो चुका है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है। और आर्टिकल 32 क्या है आपका?
ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब ये है कि मान लीजिए जो सारे फंडामेंटल राइट आपने अभी पढ़ा है 12 से 31 तक का, मान लीजिए 31 तो हट गया, 12 से 30 का मान लीजिए, तो 12 से 30 अगर कोई भी राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका लगता है खतरे में है, डेंजर में है, तो फिर आपको बचाने के लिए, उसको आप पाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उस संविधान की रक्षा के लिए। इसीलिए बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान की रक्षा के लिए, अपने हक के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, या फिर हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं आप इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि फंडामेंटल राइट अगर आपका खतरे में है तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का यूज करते हो आर्टिकल 32 को, तो आप किस आर्टिकल के थ्रू आप जा सकते हो। तो याद रखना, जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है आपका 32, लेकिन आपका यही हाई कोर्ट में जो आपका है, ये आर्टिकल में आता है 226। 226 वो आर्टिकल है जिससे आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट डेंजर में है। तो आर्टिकल आपको 226 देता है, आपको हक देता है, आप जाइए हाई कोर्ट अपील करिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बात करेंगे बेसिकली वो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट हमारा। अच्छा, आपको याद आ रहा होगा कि अभी 32 के बाद 33, 34 और 35 ये 3 आर्टिकल और बच गया फंडामेंटल राइट का है। ये भी किस में आता है, ये भी तो FR में आता है। लेकिन इन आर्टिकल को जो है आप बस इतना याद रखिएगा, ये ज़्यादातर जो है हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड है। तो इसलिए बस इतना याद रखना, इससे कोई इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको मैं बता नहीं पाऊंगा ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम, एंड इतना ज़्यादा आपको नेसेसरी नहीं है जानने के लिए। अब सेकेंड चीज़ आपका क्या आता है, DPSP, जिसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग DPSP। अच्छा, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हिंदी वाले हैं तो सुन लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इतना ज़्यादा नाम पे कुछ है नहीं। खैर, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा आर्टिकल 36 से 51 जो है आते हैं हमारे DPSP के पास हैं, राज्य के नीति निर्देशक के हैं। और बहुत अच्छे से एक बात और याद रखिएगा, 51 तो वो है, लेकिन इसी में 51 में A जोड़ा गया है। ये जो A आ गया ना, ये बाद में जोड़ा गया है आर्टिकल से लाके। ठीक है, तो ये जो A है, इसको, इस आर्टिकल को हम लोग बोल देते हैं फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखना 51A। ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, तो बहुत सारे लोग 10 है कि 10 पहले था लेकिन एक और बढ़ाया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 11 हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो है आपको इसमें मतलब 36 में भी आपको डेफिनेशन के बारे में ही बताएगा। ठीक है, 38 है आपका प्रमोशन के बारे में बताएगा, क्या वेलफेयर पब्लिक को प्रमोशन के लिए। 38 जो है आर्टिकल, ये आपका प्रमोशन की बात करता है, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है ना, मतलब एक अच्छे हेल्दी सोसाइटी के लिए प्रमोशन की बात करता है कि ऐसा करना चाहिए। आर्टिकल 38 है। देखिए, एक बात और समझ लीजिए, जो DPSP है ना, पहले दोनों में अंतर समझिए, और जो फंडामेंटल राइट है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जो DPSP है ये किसी भी स्टेट का चॉइस हो सकता है, ध्यान से सुनना, किसी स्टेट का चॉइस हो सकता है DPSP। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, इसके बिना लिए नहीं काम चल सकता है। लेकिन US एक ऐसा कंट्री है, कभी क्वेश्चन पूछ ले, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप चाहो तो आप सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा के आप अपना फंडामेंटल राइट को बहिष्कार कर सकते हो। आप मत लो, आपको नहीं लेना तो आपका चॉइस भी है। लेकिन इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है ये आपके ऊपर कोई लागू नहीं करता। आप अगर पैदा हुए ना, पैदा होते ही आपके ऊपर फंडामेंटल राइट लागू हो गया, यहाँ पे लागू किया नहीं जाता। लेकिन DPSP में तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कभी पूछ लेगा, तो DPSP लागू किया जाता है लेकिन फंडामेंटल राइट लागू नहीं किया जाता। वो ऑटोमेटिक, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपके ऊपर फंडामेंटल राइट लागू हो गया और आप इसको लेने से मना नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ये चीज़ें भी कभी कभी डिफरेंस बहुत पूछ लेता है, इसीलिए डीपीएसपी के ही पार्ट में आपका जो है आजकल जो बहुत चर्चा में चल रहा है, आपने सुना होगा, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आपने सुना होगा, अभी बहुत ज़्यादा उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आपका आर्टिकल जो है 44 ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये आपका यूसीसी है, ये ध्यान रखना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूँ। क्योंकि आर्टिकल 44 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका ना इस समय चर्चा में चल रहा है। आपने सुना होगा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी करेंट टाइम में नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये यूसीसी लाने के लिए ट्राई कर रही है और आ भी जाएगा कुछ टाइम में, ऐसा माना जा रहा है लोगों का। तो ये कहाँ से आ सकता है? तो आर्टिकल 44 है। तो आप सोच रहे होगे कि ये तो आर्टिकल में जब दिया है तो फिर इसको लागू क्यों नहीं देती सरकार, क्यों इसके लिए सोच रही है? तो आपको मैंने पहले बताया ना अभी कि डीपीएसपी जो है स्टेट का चॉइस है, ठीक है। तो हम इसको थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, लेकिन फंडामेंटल राइट को हम थोपेंगे नहीं, वो ऑलरेडी लागू है। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए लड़ाई चल रही है, क्योंकि स्टेट का चॉइस है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं, हम नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे मैटर है। बाकी इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 40, जो आर्टिकल 40 है ये आपका पंचायत से रिलेटेड है, बहुत केयरफुल रहना। ये पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये पूछता रहता है कि जो पंचायत है ग्राम का वो किस आर्टिकल से आया, तो आर्टिकल 40 से आया। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल चुका होगा कि जो पंचायत है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डीपीएसपी का पार्ट है, वो चॉइस है, स्टेट का चॉइस है कि वो रखना है नहीं रखना है, कैसे रखना है वो जाने, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप सीधे आपसे मैं बात करूँगा 51 का ए, जो आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट वाला जो आर्टिकल है ये आप याद रखिएगा, 51 के बाद का जो प्रेसिडेंट आर्टिकल है वो आप याद रखिएगा। प्रेसिडेंट के क्या क्या आर्टिकल होते हैं, और मैं यहाँ पे 5 स्टार बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो है प्रेसिडेंट आर्टिकल से क्वेश्चन लगातार दबा के पूछता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं प्रेसिडेंट के लिए जो आर्टिकल है वो है हमारा 52 से 61। तो एक बात और ध्यान रखना, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन 61 के बाद जो 62 है, तो ऐसे 62 से 68 तक आप जाओगे तो वो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो ना केवल प्रेसिडेंट नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो ये बात याद रखना। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये हमारा आर्टिकल शुरू होता है 52 से 61, और परेशान होने की बात नहीं है, मैं इसके बारे में आपको पूरा ट्रिक के साथ बता दूंगा। तो आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। अच्छा, आपने सुना होगा, बहुत फेमस ट्रिक है, खास करके मुझे नहीं पता किसने दिया, मैं तो ऐसा बोल नहीं सकता यहाँ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि कुछ लोगों ने ऐसा आर्टिकल बना रखा है इसको याद करने के लिए, ऐसे करके कुछ कि पकानी कोका करके बनाया है, थोड़ा फनी है, पकानी कोका, ठीक है, पकानी कोका दुओ दसम, ऐसा उन्होंने बना रखा है ट्रिक। लेकिन अभी मैं आपको इससे बेहतर ट्रिक दूंगा, क्योंकि इसका पहले मैं ड्रॉबैक बता दूंगा आपको। देखिए, प से होता है पद, ठीक है, क से होता है कार्यकाल, पी का मतलब है पद, का मतलब है कार्यकाल, ठीक है, नी का मतलब है निर्वाचन, ठीक है, को का मतलब है कोटा, ठीक है, को का मतलब है कोटा, ठीक है, को का मतलब है कोटा, और टी का मतलब है कार्यकाल, ठीक है, मतलब कि टर्म की बात करा कितने टाइम तो हो। दू का मतलब है दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके लिए क्या आर्टिकल है। यो का मतलब है योग्यता, और द का मतलब है फिर दशा, मतलब कंडीशन। स का मतलब है शपथ, प्रेसिडेंट का शपथ, और एम का मतलब, म का मतलब है महाभियोग, ये है हिंदी में। लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि पकानी कोका दुगो दशा में थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता दिया, आप चाहिए तो ये बहुत सारे लोग फेमस किए हुए, आप यहाँ से याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको इससे बेहतर मैं आपको उपाय बताऊंगा, बस आप इतना याद रखना होगा आपको कि 52 से 61 आपको लगातार जाना है, 52 to 61 आपको लगातार जाना है। बस आप इतना याद रखिए, आपको बस एक टर्म बता रहा हूँ मैं, उस टर्म का नाम है, इधर लिख देता हूँ मैं, उस टर्म का नाम है पीयर
PEER को हम बोलते हैं पियर ट्रेकोई। बस देखिए कितना छोटा सा आप एक सेंटेंस याद करेंगे, काम खत्म। पियर ट्रेकोई। अब इसमें जो है, अब आप ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60। अब ध्यान से सुनो, ये जो आर्टिकल 52 है तो पी है, इसके लिए क्या है, पी है, और पी से क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, पद। जो ई का मतलब है, यह 53 के लिए। ई का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। कौन कौन गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, जो भी होंगे। फिर उसके बाद आता है एक और ई, तो इस ई का मतलब होता है इलेक्शन, और इलेक्शन का मतलब होता है निर्वाचन। ठीक है। उसके बाद आर है, तो आर का आता है आपका 55 पे। आर का मतलब होता है रिजर्वेशन। देखो कितना इजी है। और रिजर्वेशन का मतलब आप समझते होंगे, इसका मतलब होता है आरक्षण। उसके बाद टी आता है आपका, तो टी का मतलब होता है बहुत छोटा सा टर्म, और टर्म का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, कार्यकाल का बात हो रहा है कि कितने टाइम तक बने रहेंगे, 5 साल के लिए, बेसिकली 5 साल के लिए आपको पता ही है। उसके बाद आता है टी के बाद आर है, आप देखिए, तो आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब होता है रिटेंशन, और रिटेंशन का मतलब ये हो गया कि दोबारा, अगेन कैसे बनेंगे, सेकेंड टाइम। उसके बाद आर के बाद देखिए क्या है, ई है, तो इस ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। इसी का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे, योग्यता। इसके बाद 59 अब आता है आपका क्या, सी। इस सी का मतलब क्या होता है, कंडीशंस। इस सी का मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन मतलब ये हो गया कि दशाएं, मतलब कि एक राष्ट्रपति के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सारी चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद सी के बाद देखिए ओ है, तो 60 आता है ओ, और ओ बहुत छोटा सा प्यारा सा मतलब होता है ओथ्स, और ओथ्स का मतलब आप समझते ही होंगे, जो आजकल होता रहता है हर स्टेट में, शपथ। इसके बाद लास्ट आपका भी एक आर्टिकल बच गया ना, 61, और एक आपका लास्ट वर्ड बचा है आई, और आई का मतलब होता है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, महाभियोग। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। तो अब आप देखिए कितना इजी है इसको याद करना, और ये सारे आर्टिकल आपको याद हो गए। और यहाँ से आपको बता दूं, इस किसी भी आर्टिकल सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका 52 वाला याद रखना है। पूरा पियर ट्रेकोई तो पूरा याद कर लो, बट इसमें जो पूछता मैं वो बता रहा हूँ। एक 52 आता है, एक इसमें से 55 आता है, एक 60 आता है, और एक 61। ये जो 4 आर्टिकल है ना, ये मेरा जो एनालिसिस है अभी तक कम से कम मैं 50+ टाइम में देख चुका हूँ आरआरबी जेईई में, 50+ टाइम ये 4 आर्टिकल। तो ध्यान रखना है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ कि और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 61 के बाद भी बहुत सारे हैं आपके आर्टिकल, लेकिन वो सारे आर्टिकल आपके आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। मैं आपको पहले भी इंडिकेट कर चुका हूँ कि आपका जो 62 से बाकी है 68 तक और भी हैं, ये सारे आपके आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, ऐसे तो आपका पूरा पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, बैठ के पढ़िए, कोई इशू नहीं है, सारे पॉलिटी पढ़िए। आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए उठा के, पूरा लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, सारा लक्ष्मीकांत पूछ सकता है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको अभी के टाइम को देखते हुए कितना नॉलेज रखना चाहिए जिससे कुछ हो जाए, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अगर आप देखा जाए, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर की बात होता है, तो एक आर्टिकल 74 याद रखिएगा, इसमें हमें आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात पूछता है, कभी कभी हो सकता है पूछ ले। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है संसद के बारे में, मतलब पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट का पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा लोकसभा के बारे में, ध्यान से सुनना, या फिर आपसे पूछेगा राज्यसभा के बारे में। ये 3 पूछता रहता है।
ये भी 20+ टाइम RRB JEE में पूछ चुका है। और इसका भी बहुत सरल ट्रिक है, आपको पता ही होगा, मैंने बोल भी दिया ट्रिक का नाम गलती से। तो इसका सरल ट्रिक है कि इसका होता है ट्रिक सरला। ये बहुत फेमस ट्रिक है, इसका कोई परेशानी की बात नहीं है। स आता है आपका 79 के लिए, र इज होल्ड फॉर 80 और ला इज होल्ड फॉर 81। तो स से हो गया संसद, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, और र से आपका हो गया राज्यसभा, र से हो गया आपका राज्यसभा, जिसको हम लोग वही बोलते हैं, और ल से आपका हो गया लोकसभा। तो ध्यान रखना कि 79 आर्टिकल है आपका संसद होना चाहिए देश में, उसके लिए है। आपका 80 आर्टिकल है राज्यसभा के लिए और 81 आर्टिकल है लोकसभा के लिए। और एक और बात बता दूं, जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, जो लोकसभा है ना, इसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोकसभा से सब कुछ होता है तो सबसे बड़ा हुआ है ना, वो सबसे छोटा हाउस है। जो आपका राज्यसभा है, छोटे छोटे नॉलेज और भी याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। राज्यसभा सबसे बड़ा होता है, लोकसभा छोटा होता है, ठीक है। और एक और डिफरेंस है यहाँ पे, जिसको मैं अलग पेन से क्लियर कर रहा हूँ। जो लोकसभा होता है, इसमें एक सांसद का, एक MP का जो कार्यकाल होता है केवल और केवल 5 ईयर होता है। लेकिन जो राज्यसभा होता है, उसमें कार्यकाल जो होता है वो 6 ईयर होता है। यानी अगर एक कोई राज्यसभा MP बना है ना, तो वो फिर 6 साल बाद उसका टर्म खत्म होगा। लेकिन अगर लोकसभा का सांसद कोई चुनाव लड़के जीत के गया है तो केवल 5 साल के लिए। और एक और बात ध्यान रखना, जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ध्यान रखना। ये डायरेक्ट नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो लोकसभा होता है, ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अभी आपने चुनाव अभी देखा होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो जो चुनाव हुआ तो इसमें सारे लोकसभा के सांसद खड़े हुए थे, तो लोकसभा का चुनाव थे डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट का मतलब ये होता है जिसमें पब्लिक डायरेक्ट अपना इंटरप्रिटेशन करे, डायरेक्ट अपना वोट डाले। लेकिन राज्यसभा सांसद बनाने के लिए पब्लिक वोट नहीं डालता है, तो फिर कौन डालता है, ये भी याद रखना। तो इसके इलेक्शन में हमारे प्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव डालते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव डालते हैं, हमारे प्रतिनिधि डालते हैं। अब ये प्रतिनिधि कहाँ से आ गए? तो ये प्रतिनिधि क्या हैं? वही प्रतिनिधि हैं जो आपने MP बनाया है, MLA बनाया है, आपने MLC बनाया है, तो ये जो सारे हैं ना, तो इन सारे के बिहाफ पे जो है देख के बनता है। और इसका भी हर स्टेट के लिए फिक्स किया गया है कि हर स्टेट में कितने नंबर ऑफ राज्यसभा सांसद होंगे, राज्यसभा MP होंगे, फिक्स किया गया। यूपी में जैसे कि आपका पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा यूपी में है, वो होता है 31। एक बार ये भी पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सांसद किस स्टेट से आते हैं, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश। कितने? 31, सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हो सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक फेमस आर्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं 108। थोड़ा बहुत आर्टिकल और बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, 8-10 आर्टिकल। 108 आर्टिकल है जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट सेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। किसका? तो ये राज्यसभा का, अभी आपने पढ़ा ना थोड़ा देर पहले, राज्यसभा प्लस लोकसभा का। तो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना। ये जो आर्टिकल 108 है, इस पर भी मैं 5 स्टार बना रहा हूँ। ये भी 20+ टाइम पूछ चुका है RRB JEE में कि 108 आर्टिकल पूछा है। मतलब ज्वाइंट सेशन के लिए कौन सा आर्टिकल होता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा सांसद दोनों बैठ के किसी एक फैसले पे चर्चा करते हैं, तो होता है हमारा आर्टिकल 108। और ये जो 108 आर्टिकल है ना, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस सभा का लीड कौन करता है, ठीक है ना, मतलब इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है। तो ध्यान रखना, वो लोकसभा का स्पीकर ही होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें लोकसभा का स्पीकर ही होता है इसका प्रेसिडेंट। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, आपको पता है कि वो राज्यसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का स्पीकर होता है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, वो होते हैं राज्यसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर जो है वही ज्वाइंट सेशन को लीड करता है, ठीक है ना। बाकी जो है आपको ये भी पता होना चाहिए, एक और आर्टिकल बहुत ज़्यादा फेमस है जो पूछ रहा है, अक्सर पूछ रहा है, इस बार भी पूछा है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आ जाए। 110, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मैं स्टार बना रहा हूँ 110। ये आपका होता है मनी बिल।
और एक और बात याद रखना, एक बार और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि मनी बिल पे जो है किस सेशन में जो है, किस हाउस में जो है मनी बिल जो है जाता है, कौन सा हाउस मनी बिल को देख सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते ना। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा जो है ये मनी बिल को पास नहीं कर सकता। राज्यसभा से मनी बिल का कोई लेना देना नहीं है। मैं ट्रिपल क्रॉस बना रहा हूँ। मनी बिल केवल और केवल लोकसभा का विषय है, केवल और केवल लोकसभा का विषय है। मनी बिल केवल लोकसभा से जाता है पास होकर, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है मनी बिल का। आर्टिकल पूछ रहे तो आर्टिकल याद रखना, वही होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। 110 और 112 ये दो आर्टिकल हैं जो बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखो, जो 112 है ये आपका बजट का है। अब आपको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है बजट आज के टाइम में, ठीक है। तो बजट पूछता है, तो जब बजट आता है, जो बजट हर साल लेके आती हैं निर्मला सीतारमण, इसकी मिनिस्टर है, ये भी याद रखना, क्या पता है यही पूछ ले ना पता हो आपको, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी जो है हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये जो लेकर आती हैं बजट, वो आर्टिकल 112 है। लेकिन जो 110 है, अभी आपको मैंने क्या बताया, वो भैया बजट नहीं है, वो मनी बिल है, मनी बिल है। तो दोनों में जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी को जो है बहुत अच्छे से जो है याद रखना। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसी तुर्रों में आता है आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं ना SC। तो सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। ये भी हमको लग रहा है कि 25+ टाइम पूछ चुका है SSC JE और RB JE में। तो याद रखना, क्या पता पूछ ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस में होता है, 124 में होता है। और 124 का जो क्लॉज सेकेंड है ना, सेकेंड, ये हमें बताता है किसके बारे में, ये हमें बताता है CGI के बारे में। तो ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल अभी नया नया CGI बने हैं। तो हो सकता है कि जैसे संजीव खन्ना जी हैं, संजीव खन्ना जी हैं इस समय के अभी नए CGI, याद रखना CGI का नाम है संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। तो हो सकता है कि ये पूछ लेते, याद रखना। तो ये हमारा आर्टिकल 124 का सेकंड क्लॉज हमें बताता है कि एक CGI होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक और आर्टिकल में बता देता हूँ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है बहुत फेमस नंबर, जो आपको बहुत पता होगा इस नंबर के बारे में, 143। ये 143 वो नंबर नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये वो नंबर है जो प्रेसिडेंट जो है ये CGI को, जो CGI या प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट CGI को क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। यानी कि जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CGI, ये प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं। आपको पता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो देश का मुखिया होता है, सबसे बड़ा पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का, ना कि प्राइम मिनिस्टर का। प्रेसिडेंट को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट, याद रखना। कभी ये पूछ रहे तो नरेंद्र मोदी लगा के मत चले आना। हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, किसी भी कंट्री का राष्ट्रपति होता है। हमारे यहाँ भी वही है। भले ही हमारा जो है देश जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम पे है, आपको पता होना चाहिए ये भी कि इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन अगर यही बात करें US का, तो US जो है आपका बेस है वो प्रेसिडेंशियल पे है। दो तरह से गवर्नमेंट चलती है, याद रखना। गवर्नमेंट चलाने का दो तरीका होता है किसी भी कंट्री में, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इंडिया जो हमारा है ये पार्लियामेंट्री है, इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में जो है सारे सांसद बैठते हैं, MP बैठते हैं। और उस संसद को चलाता कौन है, तो उसको चलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाता है। उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मुखिया बनता है, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ए स्पेशल पोजीशन, दैट इज द मिनिस्टर इज आल्सो ए मिनिस्टर, सिंपल मिनिस्टर हु लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर का मतलब तो हो गया ना मुख्य, मतलब कि जो सारे काउंसिल मिनिस्टर का जो हेड होगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे आज के टाइम में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, दैट्स वाई इस तरह से होता है, हमारा सिस्टम होता है। तो 143 बस ये कहता है कि जो हमारे देश के CGI हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखना, सलाह दे सकते हैं। अब सलाह जो है ऑप्शनल होता है। कोई भी आपको अगर सलाह दे रहा है कि भैया काम करो, इस दुकान से खा लो, तो आप जाते थोड़ी हो खाने, वो तो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। यानी ऑप्शनल है आपके लिए, आप मानो या ना मानो। ऐसे राष्ट्रपति आप माने या ना माने, वो उसका डिसीजन है। लेकिन हाँ, ये राइट है कि CGI दे सकता है उनको एडवाइस कि आप देख लो, आप ऐसा करना चाहो तब कर लो। एक और चीज़ आपसे जो पूछ सकता है, ध्यान रखना, 153 बहुत फेमस है। जैसे आपने प्रेसिडेंट देखा ना, वैसे ये होता है गवर्नर्स के लिए, मतलब कि राज्यपाल की मैं बात कर रहा हूँ, और एक बहुत अच्छा रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से
कम से कम 10 राज्यपाल का नाम आप देख लेना। मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं आपको राज्यपाल का नाम बताऊं, लेकिन प्लीज़ देख लेना। कौन से राज्यपाल देखोगे? जो पिछले 6 महीने में अभी बने हैं। ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बता दिया, वरना जाओ 28 राज्य का देखो। जो अभी पिछले 6 महीने में राज्यपाल की नियुक्ति हुई है ना, बस उन राज्यपालों को देख लेना कहाँ कहाँ के बने हैं। अभी आसाम में बने हैं, नागालैंड में बने, तो जरा ध्यान से देख लेना जाके उन सारे। और एक बात याद रखना, राज्यपाल का आर्टिकल जो होता है 153 होता है। और ठीक जैसे प्रेसिडेंट जो होता है कंट्री का, जैसे प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ कंट्री होता है, ऐसे ही जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर वो हेड ऑफ जो है हमारा स्टेट होता है, वो राज्य का मुखिया होता है। यानी कि फिर वही बात हो गई, सीएम से ऊपर हो गया क्या? हाँ बिल्कुल सीएम से ऊपर हो गया वो। लेकिन फिर वही बात हो गई कि हम इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसीलिए जो स्टेट को चलाएगा पार्लियामेंट चलाएगा, मतलब इसका मतलब विधानसभा चलाएगा। और विधानसभा चलाएगा तो विधानसभा चलता कैसे है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से चलता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन गवर्नर का जो आर्टिकल है वो 153 है। 153 आर्टिकल काफ़ी फेमस है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता रहता है, तो इसको याद रखना। बाकी जो है आपसे कुछ आर्टिकल से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं फ़िलहाल, लेकिन और एक आर्टिकल आप याद रखिएगा, आर्टिकल 315, 315 आर्टिकल आप याद रखिएगा। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं आपसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो भी मैं छोटा रखना है आपके लिए। मैं चाहता हूँ केवल आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लो। अगर आना हुआ आर्टिकल तो यहाँ से ज़रूर आएगा, इसलिए आप इतने आर्टिकल ज़रूर देख लेना। आर्टिकल 315 जो है ये यूपीएससी के लिए होता है, ज़रूर याद रखना। 315 जो होता है ये यूपीएससी के लिए होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, ये इसके लिए होता है। बाकी जो है मैं आपको ये सजेशन करूँगा, थोड़ा सा ये बात भी आप ध्यान रखिएगा अमेंडमेंट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी तक प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो है रिजोल्यूशन बिल जो हैं वो आए हैं, लेकिन पास कितने हुए हैं अभी तक? 105। केवल 105 ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो आपको पता चल रहा है, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्रिएट होगा। हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल आए हैं अभी तक पार्लियामेंट में, तो 128 है, 105 नहीं है। लेकिन कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब कितने बिल सक्सेस हुए, तो 105 हुए, ठीक है। तो लास्ट का जो है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, लास्ट का जो लास्ट 5 अमेंडमेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपसे कभी कभी ये पूछ सकता था, कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट तो याद रखना जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हमारा हुआ था 1951 में, ठीक है। और जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था वो हुआ कैसे था? तो वो हुआ था हमारा शंकरी प्रसाद। ये कई बार एग्जाम में नाम आया, रट चुका है नाम, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मुद्दा क्या था? तो मुद्दा बस सिंपल था इसमें, अगर मुद्दा बात करूँ, मुद्दा सिंपल था वही राइट टू प्रॉपर्टी। और लफड़ा क्या था? लफड़ा था आर्टिकल 13 वर्सेस 1 मिनट, हाँ लफड़ा था, कलर चेंज कर लेते हैं। जो लफड़ा था वो था आर्टिकल 13 वर्सेस 368। तो अगर कभी आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो किसके बिहाफ पे हुआ था? तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था। अगर ये पूछ लिया कि किस रीजन क्या था, उस पर वजह क्या था, फाइट क्या था, ध्यान रखना राइट टू प्रॉपर्टी का फाइट था। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि वो किस बिहाफ पे वो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर किया, क्योंकि जो केस किया गया था वो किया गया था कि आर्टिकल 13 और 368 दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं, इस बीच का मुद्दा था। बात सिंपल सी थी, मैं आपको इतना स्टोरी नहीं बता सकता, बस आपको हिंट कर सकता हूँ, केवल हिंट जानिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड की कहानियाँ हैं जो मैं बताऊँगा, 4 घंटा निकल जाएगा केवल आर्टिकल 13 और 368 में, इसलिए ना आपको बता सकता ना आप सुनने में इंटरेस्ट रखिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बताऊँ कि बहुत सारे अमेंडमेंट और हुए हमारे कंट्री में जो बहुत फेमस हुए, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आपका जो आपका अमेंडमेंट 42 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो 42 है ये हुआ था 1976 में, जो 44 है ये हुआ था आपका 1977 में। देख रहे हो 1 साल का अंतर है 2 अमेंडमेंट का। जो 1976 में हुआ था ये इंदिरा जी के गवर्नमेंट में हुआ था लास्ट अमेंडमेंट, इसके बाद इंदिरा जी हार गई थी।
और इसमें हुआ क्या था, तो इसी में जो है आपका इसी अमेंडमेंट में 942 में ही आपका एक बहुत अच्छा प्यारा सा एक घटना हुआ था जो आज तक जो है इस चीज़ की चर्चा चलता है, वो चलता है आपका, ठीक है ना, जिसको जोड़ा गया था प्रियम्बल में, प्रियम्बल से रिलेटेड है, प्रियम्बल में ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था भाई, इसमें ऐड किया गया था कि इंडिया इज जो सेकुलर बात हो रही थी ना, सेकुलरिज्म, जिसको हम लोग सेकुलरिज्म मतलब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो इंडिया जो सेकुलर कंट्री, तो ये कहाँ से आया है, प्रियम्बल में है। प्रियम्बल में कहाँ से आया, 1976 के अमेंडमेंट से आया, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 76 में ऐड किया गया। और 77 की फेमस है, तो ये फेमस है 44 अमेंडमेंट के लिए। और 44 अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसी में वो काम किया गया था जो आपने आर्टिकल 31 वाला लफड़ा पड़ा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया है, रिमूव्ड हो गया। क्या था वो, आर्टिकल 31 था और 19(1) का F था, मैं आपके यहाँ लिख दिया, 19(1) का F और आर्टिकल 31 ये दोनों रिमूव किया गया और इनको लेके डाला गया आर्टिकल 300A में। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 300A में, जिसका नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, तो दिस इज अबाउट द 44 एंड 42 अमेंडमेंट। अगर यही पे बात किया जाए, आप ध्यान रखना कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे आप कैबिनेट मिशन के बारे में भी ज़रा ध्यान दे देना। एक बार आप कैबिनेट मिशन जरूर पढ़ना, मैं आपको सारे टॉपिक बता देता हूँ, कैबिनेट मिशन जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, हर पाली में क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको याद रखना। इसके साथ साथ अब कुछ प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना, जैसे बहुत सारे लोग याद करके बैठे होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, उसके बाद बीबी गिरी, ठीक है। तो ये सारे जो बने हैं, ये सारे प्रेसिडेंट का याद रखना, पहले यही बने थे। अच्छा, 2 बार लगातार बने हैं राजेंद्र प्रसाद, उसका एक बार बने कृष्णन जी, जाकिर हुसैन भी एक ही बार बने, लेकिन वो दो साल का कार्यकाल में ही वो मतलब उनकी देहांत हो गया, मर गए। फिर बीबी गिरी जी आए, ठीक है। उसके बाद से जो है ऐसे है एम हिदायतुल्लाह खान आए बीबी गिरी के बाद, ऐसे करके चीज़ें चेंज होती गई हैं। तो क्वेश्चन अभी क्या ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ये नहीं पूछेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो बच्चों के क्वेश्चन हो गए, क्लास 3rd 4th वाले पढ़ते हैं, आपसे घुमा के पूछेगा क्वेश्चन को कि लगा 2 बार कौन रह चुका है, या सबसे ज़्यादा सर्व किसने किया, सबसे ज़्यादा टाइम सर्व किसने किया प्रेसिडेंट के पोस्ट को, तो ऑब्वियसली राजेंद्र प्रसाद ने किया। क्यों, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इलेक्शन के बाद कब बने, तो 51-52 के इलेक्शन के बाद से वो बाई इलेक्ट होके आए, फिर भी वो 2 बार लगातार रहे, इससे पहले भी रहे, इसलिए सबसे ज़्यादा टर्म राजेंद्र प्रसाद के पास रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति सबसे पहले 2 बार कौन बना था, तो वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, कि जो 52 से 57 और 57 से 62 ये दोनों टर्म में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, याद रखना। और फिर मज़े की बात यह है कि फिर वही 62 से 67 तक ये प्रेसिडेंट भी बने, 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट बने। वही 67 में ये हटे, 3 के बाद बने डॉक्टर जाकिर खान, जो 2 साल में ही 69 में ही जिनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे बीबी गिरी जी आए। तो यहाँ से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी मैंने देखा 1-2 जगह एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, रद्दी के ही सेट में पूछा हुआ है, याद नहीं ईयर का, कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो बिना विरोध का चुने गए, बिना अपोजिशन का चुने गए, मतलब उनको कोई अपोज ही नहीं किया। तो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा APJ अब्दुल कलाम, आपके दिमाग में चल रहा होगा APJ अब्दुल कलाम, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से समझे नहीं। पूछेगा फर्स्ट टाइम, याद रखना, ऑब्वियसली APJ अब्दुल कलाम भी बिना अपोज किए चुने गए थे, किसी ने अपोज नहीं किया, सबने सहमति, सर्वसहमति इसको बोलते हैं, सर्वसहमति से बनना। तो सर्वसहमति से APJ अब्दुल कलाम बने हैं, ये बात सच है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम पहले नहीं थे, ये पहले नहीं थे जो ऐसे बने थे। तो पहला पूछता है, जब भी पूछता है तो पहला मैं नाम आपको बता देता हूँ, याद रखना, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, या कब बने ये, 1977 में। 1977 में डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे, जिनको किसी ने अपोज नहीं किया और ये सर्वसहमति से प्रेसिडेंट बना दिए गए। मज़े की बात यह है कि यही डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी के नाम एक और रिकॉर्ड है, वो भी आप जान लीजिए जो पूछ लेता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा
कि किस ईयर, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस साल, किस ईयर प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट को रीकाउंट किया गया। ध्यान रखना, रीकाउंट यानी कि हमारे देश में ऐसा भी हुआ है कि प्रेसिडेंट के चुनाव को भी रिजल्ट को दोबारा गिनना पड़ा है। और वही मज़ेदार किस्सा उनके साथ जुड़ा है जो 1969 में हुआ था। 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वोट को दोबारा रीकाउंट किया गया था। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या था कि जो पहले जब जो डिसीजन लिया गया वोट काउंट होना, तो फर्स्ट राउंड में ये बोला गया कि नीलम संजीवा यही रेड्डी जी हैं जो 77 में जिनके रिकॉर्ड थे, एक और रिकॉर्ड लिए हुए हैं कि डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जो है 1969 में ये जीत गए, ये देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। लेकिन ये हुआ कि नहीं, कुछ लोगों से अपोजिट किया गया, बोला गया कि दोबारा रिकाउंट करिए, गलत गिनती हुई होगी। तो रिकाउंट पहली बार इतिहास में हमारे किया गया और रिकाउंट में पता चला कि नहीं, ये हार गए और जीते कौन, वीवी गिरी। तो आपने कभी जिक्र इनका सुना ही नहीं, आपने सीधा सुना होगा कि जाकिर खान के बाद सीधा वीवी गिरी आ गए। लेकिन ये वीवी गिरी ऐसे नहीं आए थे, ये रिकाउंट के बाद इनको बनाया गया था। ये हुआ था कि रिकाउंट में ये ज़्यादा वोट पाए हैं तो इनको दिया गया। ठीक है, तो दो नाम हमारा नीलम संजीवा रेड्डी के नाम से आता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वही बात है, लेकिन मैं आपसे बता नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है। तो याद रखना, तो मैं आपसे इतना हिंट कर दिया कि अमेंडमेंट आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। और कैसा अमेंडमेंट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर से, फ्रॉम लास्ट ईयर से जितने अमेंडमेंट हुए, ज़्यादा नहीं हुए होंगे, बहुत ज़्यादा 10 अमेंडमेंट हो सकते हैं लास्ट, बस वो याद कर लो, बहुत है। और आपको बता दूं 100 से 105 वाले याद करके जाओ, पक्का फंसेगा। जैसे जीएसटी हो गया आपका, ठीक है ना, और ऐसे ही आपका जो है, और कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी याद रखना, कुछ केसेस का भी देख लेना। सम टाइम कुछ जो फेमस केस होते हैं, सारे केस नहीं, कुछ ऐसे केस हैं जो फेमस हैं, तो कुछ फेमस केस का भी देख लेना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी बस आपको लास्ट टाइम में ही आपको गाइड कर सकता हूँ करेंट अफेयर रिलेटेड में कि आप स्पोर्ट्स सेक्शन देख के जाओ, जहाँ से आपका 2 क्वेश्चन फंसने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। और आप अवार्ड्स देख के जाओ, अवार्ड से भी आपका 1 क्वेश्चन फंसने वाला, कोई काट नहीं सकता यहाँ से। सबसे आसान है याद करना, स्पोर्ट्स से आसान है याद करना। ठीक है, ध्यान रखना, स्पोर्ट्स और अवार्ड ये आप ज़रूर पढ़ना, इसको, इस टर्म को आप छोड़ना नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये भी देख लेना कि पद्मश्री, ठीक है ना, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारा कितने लोगों को मिला। ठीक है, और मैंने आपसे जैसे कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले भी फर्स्ट लेक्चर में भी मैं आपसे डिस्कशन किया हुआ हूँ बहुत अच्छे से, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके अच्छे से देखना। फर्स्ट लेक्चर में जो जीएस का लिया हूँ करेंट अफेयर का, वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, 5-6 नाम मैंने गिनाया हुआ है, तो जाकर उसको भी देख लेना आप। ठीक है, इतना हमें लगता है कि मोर देन सफिशियंट है। बाकी जो है मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप बताइएगा जो भी इशू होगा। ठीक है, ओके, अलविदा।